नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ ने सिखाया अपने बच्चों को सबक। सरिता जी के एक बेटा और एक बेटी हैं। सरिता जी ने बेटी की शादी समय से पहले ही कर दी थी। सरिता जी 30 साल की थी तब उसके पति का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। सरिता जी ने बहुत कड़े प्रयत्नों से अपने दोनों बच्चों को पाला था। बेटा पढ़ लिख कर दूसरे शहर में नौकरी करने लगा था। सरिता गांव में अपने भाई बंधुओं के साथ अकेले घर में रहती थी। लेकिन सरिता जी की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। सरिता ने अपने बेटे के पास फोन किया। बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है। तुम्हारा आना तो संभव ना हो सकेगा, पर अगर तुम अपने दोस्त विवेक को फोन कर दो, जो कि बड़े अस्पताल में डॉक्टर है, तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। मेरी हिम्मत खड़े होने की भी नहीं हो रही है। सरिता जी ने कांपती आवाज में अपने बेटे सुशांत से कहा। सुशांत ने कहा, माँ तुम भी गजब करती हो। कितना कहा था कि गांव का सब जमीन जायदाद बेचकर मेरे साथ शहर आ जाओ, लेकिन तुम्हें तो किसी की सुनना ही नहीं है। पर बेटा, तू तो जानता है पूरा जीवन यहाँ अपनों के बीच गुजारा है। तेरे शहर में मुझे कोई पहचानने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। एक एक पल मेरा पहाड़ जैसा गुजरता है। यहाँ तो मेरे सभी अपने हैं, बंधु बांधव हैं। अच्छा माँ, ठीक है, अभी मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। जैसे ही फुर्सत होती है विवेक को फ़ोन कर दूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। या फिर आप छोटी को क्यों नहीं बुला लेती? 2 घंटे की दूरी पर ही तो है। वह 1-2 दिन आकर घर भी संभाल लेगी और आपका ख्याल भी रख लेगी। मैं आने की कोशिश करता हूँ, पर माँ आप बुरा मत मानना, मेरी मजबूरी है। अभी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। सुशांत ने अपनी लाचारी प्रकट की। जितनी देर सुशांत ने यह सब बातें करने में लगा दी, इतनी देर में तो वह विवेक को फोन भी कर देता। सुशांत से सलाह लेने के लिए तो सरिता जी ने फोन नहीं किया था। वह तो बस इतना चाहती थी कि वह अपने दोस्तों को फोन कर दे, पर शायद उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो माँ अपनी सेवा करवाने के लिए उसे गांव बुला ले, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अपनी जिंदगी में सरिता जी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। जिंदगी की पाठशाला में आज उन्हें यह सीख भी अच्छी तरह से मिल गई कि अगर अपना शरीर साथ ना दे तो कोई सगा नहीं होता, चाहे वह अपना बेटा ही क्यों ना हो। ना चाहते हुए भी सरिता जी ने छोटी के ससुराल फोन लगाया। मम्मी, आपकी हालत देखकर मुझे अपने बेटी होने पर गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है। यहाँ उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं। एक क्षण के लिए भी मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, एक रास्ता जरूर निकाल सकती हूँ। आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाए तो सासू माँ के साथ साथ आपकी भी देखभाल हो जाएगी। पर बेटा, तुम तो जानती ही हो समदम जी को मेरा वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। कि होते हुए सरिता जी ने कहा, आप भैया से बात क्यों नहीं करती? हो सकता है वह कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। दोनों बच्चों से मन्नतें करने से सरिता जी की बची कुची हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। अब तो बुखार के कारण उन पर बेहोशी सी छाने लगी थी। उम्र के इस पड़ाव में किसी को उनकी शायद जरूरत नहीं थी, इसलिए उनके बुखार को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। ही मन सरिता जी सोच रही थी, क्या यह वही बच्चे हैं जिनके पालन पोषण करने में कभी उन्होंने अपना सुख रति भर नहीं देखा?
30 बरस की थी जब जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया था। जमाने के साथ लड़कर संघर्ष करके अपनी अकेले ही दम पर दोनों बच्चों का भरण पोषण किया था उन्होंने। एक और उनका बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया था, वही बेटी के अच्छे संपन्न घर में हाथ पीले करके वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। अब ज्यादा देर न लगाते हुए सरिता जी ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया और अकेले ही अस्पताल जाने का निर्णय लिया। उनकी बीमारी की खबर मेहरी आशा ने पूरे मोहल्ले में बता दी थी। आशा अपने पति के द्वारा छोड़ी हुई मजबूर स्त्री थी। घर घर काम करके वह अपना और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल रही थी। जल्दी जल्दी आशा ने सरिता जी की जरूरत के कपड़े, ब्रश, नहाने का साबुन इत्यादि जहाँ तक वह सोच सकती थी एक बैग में रख दिया था। सरिता जी को इतनी तेज बुखार चढ़ा था कि वह बुखार के कारण कांप रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस आई, आशा के भरोसे अपना घर छोड़कर कांता जी अस्पताल चली गई। अर्ध बेहोशी की हालत में उन्होंने एम्बुलेंस में आए कर्मचारियों को डॉक्टर विवेक के बारे में बता दिया था, इसलिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। डॉक्टर विवेक की मदद से उन्हें सही चिकित्सा परामर्श मिल गया था। खून की जांच की रिपोर्ट आने पर पता चला था कि उन्हें डेंगू हो गया है, जिसकी वजह से उनकी प्लेट्स काउंट कम हो रही थी। डॉक्टर विवेक को पता था कि सरिता जी अकेली रहती हैं, इसलिए उन्होंने सख्त हिदायत दी थी, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती यही अस्पताल में रहिए। रोज सुबह आशा सरिता जी के लिए खाना बनाकर ले आती, साथ में बाजार से फल ले आती। एक एक करके पड़ोसी भी उन्होंने देखने आते। धीरे धीरे सभी के प्यार और साथ से सरिता जी ठीक हो रही थी। सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हें इस बात का था कि दोनों बच्चों को उन्होंने अपनी बीमारी की खबर दी थी। आज पूरे 2 दिन हो गए, किसी को उनकी सुध लेने की फुर्सत ना मिली। तो खून के रिश्ते थे, वह ऐसे पराये हो जाएंगे, यह तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और पराये थे, वह दिन रात एक करके उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। आशा के प्यार और सच्चे दिल से की गई देख रेख से सरिता जी अब भविष्य के लिए मन ही मन कुछ निर्णय ले चुकी थी। आज पूरे 2 दिन बाद शाम को सुशांत का फोन आया। लापरवाही वाले अंदाज में सरिता जी से इठलाते हुए बोला, क्षमा कर दो माँ मुझे, मैं विवेक को फ़ोन नहीं कर पाया। अब आपकी तबीयत कैसी है? इतनी व्यवस्था थी कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। हाँ बेटा, सच कहा तूने, जिसने तुझे सांसें दी अब उसकी सांसों की रक्षा करने की तेरे पास 2 घड़ी की फुर्सत नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। कहकर दुखी मन से सरिता जी ने फोन रख दिया। पूरे 15 दिन बाद सरिता जी अपने घर वापस आई थी। आशा ने पूरा घर करीने से साफ सुथरा कर रखा था। यह देख सरिता जी की आंखों में आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए थे। उन आंसुओं को सरिता जी ने अपने आंचल से समेट लिया, क्योंकि आज उन्हें जीवन की पाठशाला में एक नया सबक, इंसानियत, जो सीखने में मिला था, जिसकी गुरु आशा थी, जो बेगानी होते हुए अपनों से बढ़कर थी। आज गांव की अपनी पूरी जमीन जायदाद, घर के सब कुछ सरिता जी ने वसीयत में आशा के नाम कर दिया था। अपनी बेटी छोटी और बेटा सुशांत को फोन करके उन्होंने यह खबर दे दी थी। मां के द्वारा उठाए जाने वाले इतने बड़े कदम की तो वो विवेक और छोटी को भी बिल्कुल भी आशा ना थी। जैसे ही सरिता जी ने सोचा था, अगले ही दिन दोनों सरिता जी के
रीता जी के पास दोनों गांव में थे। आपके इतने बड़े कदम उठाने की वजह जान सकता हूँ मैं? अधिकार पूर्वक सुशांत ने कहा। छोटी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। हाँ, क्या मैं मर गई थी आपके लिए, जो सब कुछ आपने आशा के नाम कर दिया? सरिता जी भी बिना विचलित होते हुए अपने बेटे और बेटी की और मुताफिक होते हुए बोले, मैं भी हार्ड मास से बनी इंसान हूँ। इंसानों को और इंसानियत को पहचानना मुझे अच्छी तरह से आता है। तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर गए थे तब मेरी इतनी उम्र थी कि मैं आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी, अपना दूसरा घर संसार बसाकर अपनी खुशियों के रास्ते चुनकर आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मैंने अपनी सारी सुख सुविधाएं इच्छाओं की आहुति देकर तुम दोनों की परवरिश की, लेकिन तुम लोगों की आंखों पर अपने सुख की इतनी गहरी धुंध छा गई थी कि जिससे माँ के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य और दायित्व ही नहीं रह गया था। तब मेरी तबीयत खराब हुई। मैंने तुम दोनों को बारी बारी से खबर दी। पूरे 15 दिन अस्पताल में मैं जिंदगी और मौत से लड़ती रही। डेंगू हो गया था मुझे, पर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी एक बार सुध लेने की कोशिश ना की। छोटी तू बड़ा दम भर रही है। अब वसीयत की खबर सुनकर जैसे एक पैर पर दौड़ी दौड़ी चली आई। उस समय तो एक बार भी तूने फोन करके मेरी सुध ना ली। अरे अगर तू अपनी सासू माँ की सेवा में व्यस्त थी तो दामाद जी को भी भेज देती मेरा हालचाल पूछने। कम से कम फोन पर तो खबर ले ही सकती थी। जितने दिन मैं अस्पताल में रही तेरा एक बार भी फोन आया नहीं। सोचा है मेरे दिल पर क्या गाज गिरी होगी तुम दोनों के इस तरह के उपेक्षित व्यवहार से। अब शायद तुम दोनों की नज़रों में मेरा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। यह मुझे अच्छी तरह से अनुभव हो गया है। से कठिन समय में आशा ने मेरी सहायता की, मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे सहारा दिया, मेरी दुख की हमदर्द बनी, दिन रात एक करके मेरी सेवा की। इसलिए यह मेरा उत्तराधिकारी है। अब जो सेवा करेगा मेवा भी तो उसी को ही मिलेगा ना। तुम दोनों बाद में उसे परेशान ना करो। इसके लिए भी मैंने वकील साहब से कागजात बनवाकर तैयार कर लिए हैं। आज से मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। सुशांत और छोटी को आत्मग्लानि महसूस हुई। अब सिवाय पछतावा के उनके पास कुछ भी नहीं था। दोनों ही अपराध बोध से घिरे गए थे। सचमुच अपने जीवन के सुख के पलों में उन्होंने माँ के बुढ़ापे और उनके कष्टों को उपेक्षित कर दिया था। माँ, सचमुच आज आपने हमारी गलतियों का एहसास करवाकर हमारी आंखें खोल दी और जीवन के एक बहुत बहुत बड़े सत्य से रूबरू करवाया। माता पिता जन्म देकर कष्टों को सहकर अपनी संतान को इस जीवन में लाते हैं और जब वही संतान उन्हें उपेक्षित कर दे तो वह उनके जीवन का सबसे कष्टदायी पल होता है। भले ही आप हमें अपनी जायदाद से बेदखल कर दे, लेकिन अपनी सेवा से कभी बेदखल ना करना माँ। अब जब भी जैसे भी मुझे वक्त मिलेगा मैं दौड़कर आपके आंचल की छांव तले आ जाया करूँगा। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। दोनों बच्चों की आंखों से बहते अविरल आंसू उनकी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे थे। आज के समय से हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ यह बड़ी समस्या है। जहां वह अपनी जड़ और जमीन से उखड़कर कहीं दूसरी जगह बस नहीं सकते, वही दूसरी ओर अपनी संतान का उपेक्षित व्यवहार उन्हें दुखी कर जाता है। आखिर सरिता जी सिर्फ अपने बच्चों से यही तो चाहती थी कि वह फोन पर उनकी खोज खबर लेते रहे, लेकिन शायद अपने जीवन की व्यवस्थाओं में उनके बच्चों के पास इतना भी समय नहीं था अपनी माँ के लिए। तो दोस्तों, क्या सरिता जी ने अपने बेटे बेटी को जायदाद से बेदखल कर
सही किया या गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।